नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, रचनात्मक संस्कृति वही होती है जो हमारी भावनाओं और हमारे विचारों को विस्तार देती है, जो हमें संकुचित बनाए, दीवारें खड़ी करे और अमानवीयता की ओर ले जाए। वो संस्कृति हो ही नहीं सकती है। सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद के इस शोरगुल के बीच में संस्कृति के मूल तत्वों को स्मरण करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे लेखक संगठनों की घटती भूमिका पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं राम शरण जोशी एवं अनीता भारती। सुपरिचित चित्रकार सुपर्णा से जानेंगे उनकी चित्रकारी के बारे में। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ दूसरी आवाज में नई सामाजिक राजनीतिक नैतिकता पर टिप्पणी करेंगे। ना काहू से बैर में जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का कानून के लंबे एवं उलझे हुए हाथों पर कटाक्ष होगा। और अंत में सुपरिचित कवि प्रेमचंद गांधी से सुनेंगे उनकी ताजा कविताएं। एक जमाना था जब साहित्य और समाज में लेखक संगठनों की प्रभावशाली भूमिका होती थी। वे प्रतिरोध के अगुवा भी थे और रचनात्मकता तथा वैचारिक ऊर्जा के स्रोत भी थे। लेकिन कालांतर में चीजें बदली और अब वे मानो कागज पर चलने वाले संगठन बनकर रह गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या राजनीति से अत्यधिक संलग्नता इसकी बड़ी वजह है, या फिर सामाजिक आर्थिक बदलावों ने उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया है? आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं जनवादी लेखक संघ से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रामशरण जोशी और दलित लेखिका संघ की अध्यक्ष अनीता भारती। ताना बाना में आपका स्वागत है। जोशी जी, सबसे पहला सवाल आपसे। ये कहा जा रहा है कि अब हमारे लेखक संगठन जो भी हैं वो कागजी हो गए हैं, केवल वक्तव्य जारी करते हैं, कोई उनका हस्तक्षेप नहीं रह गया, न साहित्य में न समाज में। क्या वजह है इसकी? क्या सचमुच में ये जो धारणा बनती जा रही है कि हमारे संगठन एक तरह से शिथिल पड़ गए हैं, वो उस तरह से सक्रिय नहीं रहे हैं, क्या सही है ये? देखिए, ये आंशिक रूप से सही हो सकता है, पूरी तौर पर नहीं। मैं ऐसा नहीं मानता कि ये संगठन जो हैं बिल्कुल कागजी हैं। इनका किसी न किसी धरातल पर हस्तक्षेप होता रहता है। देखिए, जब 30s की में जब पहले संगठन बना प्रगतिशील लेखक संघ, जिसे हम प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, तो तब की एक समस्या अलग थी, वो परिस्थितियां अलग थी, औपनिवेशिक काल था, उस समय की चैलेंजेस अलग थे, मुद्दे अलग थे। और इसके बाद धीरे धीरे भी हुआ, लेकिन ये कह सकते हैं कि जितना हस्तक्षेप होना चाहिए समाज में, उतना तो खैर नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि देखिए, कोई भी संगठन हो, कोई अगर ये दावा करे कि हमारा संगठन विचारधारा निरपेक्ष है, मैं ऐसा मान के नहीं चलता। जितने भी लेखकों के संगठन हैं पूरी दुनिया भर में, खाली भारत में ही नहीं, इसमें विचारधारा के आधार पर विभाजित हैं, चाहे वो हमपंथी हो या दक्षिणपंथी हो या मध्यम मार्गी हो। अब जोशी जी, अब इस देखिए, विचारधारा के सवाल पर हम आते हैं भी, लेकिन पहले थोड़ा जायजा ले लें कि हमारे संगठन कितने सक्रिय हैं। अनीता जी, प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, दलितों के अपने लेखक लेखिका संघ हैं, ये उस तरह की उपस्थिति क्यों दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, जबकि चुनौतियां गहराती हुई दिख रही हैं? क्यों ऐसा नहीं लग पा रहा है लोगों को कि ये संगठन प्रभावशाली है, कहीं कुछ दखल दे सकते हैं और उस दखल से कुछ हलचल मच सकती है? देखिए, दलित साहित्य और दलित लेखक संघ ने तो अपनी उपस्थिति दर्ज की है। उनका जो उद्देश्य था वो यही था कि किस तरीके से दलित लिटरेचर और आंदोलन को हम एक रूप में जोड़ पाए। तो मैंने तो ये देखा कि 97 में दलित लेखक संघ बना था और अभी 25 साल उसके मनाए हैं, तो उसका लगातार दखल रहा है लिखने पढ़ने में। और तमाम तरह की जिस तरह की घटनाएं घटती हैं उसमें भी उसका एक मुखर रूप रहा है, चाहे वो कोई अत्याचार की घटना हो या चाहे कोई वक्तव्य देने की बात हो। तो वो मुझे लगता है कि दलित लेखक संघ अपनी भूमिका तो निभा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको ये कहूँगी कि 2 साल पहले जब
दलित लेखक संघ का चुनाव हुआ तो उसमें पूरा महिला पैनल आया। तो मुझे लगता है कि एक चेंज जो सतत चलता है, वो दलित जो राइटर्स फोरम है, वो उस चीज़ को पकड़ पा रहे हैं और मुझे लगता है कि वो मोर डेमोक्रेटिक तरीके से वो चल रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के। उनका एक पर्पस भी है। उनका पर्पस ये है कि दलित साहित्य को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे उस विचारधारा जो जो जातिवाद के खिलाफ कैसे लड़ा जाए, साहित्य से कैसे जो ब्राह्मणिकल वैल्यूज़ जो हैं, साहित्य में ब्राह्मणिकल वैल्यूज़ हैं, उनसे हम कैसे लड़ें। तो दलित लेखक संघ और तमाम तरह के संघ इसी कोशिश में है और मुझे लगता है बराबर उनकी दखल-अंदाज़ी रहती है और जिसका परिणाम ये है कि दलित साहित्य आज अपने एक मुकाम पर है और मुझे जी, लगता है दलित लेकिन अनिता वॉइस जी भी मेरा मुकाम सवाल पर है। केवल साहित्य तक सीमित नहीं था। जी। लेखक समाज की भूमिका केवल साहित्य तक सीमित रहनी भी नहीं चाहिए। आपने खुद स्वीकार किया कि और जोशी जी भी कह रहे हैं कि उनकी जो सक्रियता उसमें कमी आई है। दूसरा ये कि वक्तव्य जारी करने तक ही उनकी सीमा है या हम लोग उनसे ज्यादा अपेक्षा करने लगे हैं। ये नहीं देखिए जो वो लेखक संगठन है उनकी एक भूमिका सीमित है, हम उनसे एक बड़े क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा करने की भूमिका क्यों रखें, ये भी सवाल हो सकता है। बिल्कुल। देखिए दलित लेखक संघ की तो ऐसी कोई भूमिका नहीं है कि वो सिर्फ वक्तव्य जारी करेगा, क्योंकि इसकी समस्या दूसरी है। वो जिस तरह से जातिवाद से ग्रसित है उसको तो बोलना पड़ता है, उसको मंच पे उसको जगह-जगह धरने प्रदर्शन में उन लोगों को जाना पड़ता है, तो उसको भूमिका उस तरीके से सीमित नहीं है दलित लेखक संघों की। जी, तो मेरा तो मानना ये जोशी है। जी अब जी, जोशी जी आपने विचारधारा का सवाल उठाया। क्या लेखक संगठनों की सक्रियता, उपस्थिति इसलिए कमज़ोर दिखाई जाती है, दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वो विचारधाराएँ जो केंद्र में थीं, अब थोड़ा परिधि में चली गई हैं? वो राजनीति जो पहले केंद्र में होती थी या केंद्र के इर्द-गिर्द होती थी, वो भी हाशिए पर चली गई हैं। तो राजनीति और विचारधारा के साथ-साथ उन लेखक संगठनों की भूमिका भी कमज़ोर पड़ती गई। देखिए, पहली बात तो मैं अनिता जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि जो दलित लेखक संघ है बहुत सक्रिय है और बल्कि मैं ये कहूँगा कि महाराष्ट्र में और दूसरी जगह दलित राइटर्स एसोसिएशन ने एक ज़बरदस्त भूमिका निभाई है और क्योंकि मैंने तो उसमें भाग भी लिया है 1972 में जो दलित पैंथर आंदोलन बम्बई में चला था, तो मैं भाग भी लिया और उसके बाद और तेजी से सामने आया। बड़े जो मुद्दे हैं दलित लेखक संघ के सामने वो कई परतों वाले हैं, तो निश्चित रूप से वो काफ़ी आगे आ रहा है और हिंदी क्षेत्रों में मैं समझता हूँ कि जो अनिता जी ने रखा, मैं उससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। अब हमारी जो 3 बड़े संगठन हैं इस समय, प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृति मंच, ये तीनों एक विचारधारा पे आधारित है। अब जब आपने ये बात की कि विचारधारा को लेकर के, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कोई भी संगठन हो, वो व्यवस्था निरपेक्ष नहीं हो सकता। नहीं, मेरा प्रश्न ये था जोशी जी कि क्या उन विचारधाराओं और उससे जुड़ी राजनीति के परिधि में जाने की वजह से संगठनों की भी स्थिति वही हो गई है? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो विचारधारा पे आधारित संगठन, दूसरा उस राजनीतिक जो घाटी राजनीति है उसमें उससे जुड़ना, 2 अलग-अलग बातें हैं। मैं नहीं समझता कि हालाँकि ये आरोप ख़ास तौर से संगठनों पे लगता रहा है कि वो अपने जो पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन है, मदर पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन जिसे बोलते हैं, उससे जुड़ गए हैं, तो उससे जोशी जी साहित्य खुलकर स्वीकार कीजिए, कोई इसको छिपाने नहीं, वाली नहीं, बात नहीं है इसमें। नहीं, मुझे कुछ स्वीकार मैं तो ऐसा किसी बहुत बड़े संगठन का पदाधिकारी भी नहीं हूँ, कभी रहा। लेकिन जी, मैं यहाँ 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि साहित्य का काम क्या है? खाली देखिए झंडे ये उठाना, खाली नारे करना, ये करना साहित्य का काम ये पूरी तरह से ये नहीं है। साहित्य का काम भी एक जहाँ प्रतिरोध है, यथास्थितिवाद को तोड़ना, प्रतिरोध करना और दूसरा सृजन, 3 प्रमुख तत्व होते हैं। तो वो जाहिर है कि उसमें आपको समाज से जुड़ना पड़ता है,
राजनीति से जुड़ना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपने, जैसा कि आपने अभी कहा कि जो वर्तमान दौर है और वर्तमान दौर में कौन सी प्रवृत्तियां सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कौन सी प्रवृत्तियां हावी हैं और उसका साहित्य कैसे मुकाबला कर सकता है, साहित्यकार कैसे मुकाबला कर सकता है, संगठन कैसे मुकाबला कर सकता है। तो इसके साथ मैं ये नहीं कह रहा कि वो झंडा या परचम लेकर के सड़कों पे मेरे उतरे। प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा जोशी जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी तरह से ये संगठन, मैं ऐसा नहीं मान के चलता कि पूरी तरह से, हाँ उसके पदाधिकारी, मैं ये मानने को तैयार हूँ कि जो उसके शिखर के पदाधिकारी है वो कहीं न कहीं पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन सब नहीं। उसमें भी ये बहस चल रही है, अब एक लंबे समय से बहस चल रही है कि जोशी क्या जी, ये जवाब से ज्यादा सफाई लग रही है। नहीं, सफाई नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा मान के नहीं चल रहा। देखिए, मैं इसमें कोई शक नहीं कि मुझे वामपंथी राजनीति से मेरा संबंध है, उस विचारधारा से है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं सीपीआई, सीपीएम और एमएल का परचम लेकर के आगे बढ़ूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं प्रतिरोध से जुड़ूंगा, जो कि जनविरोधी प्रवृत्तियां हैं, जो मैं वही संविधान पूछ रहा हूँ जोशी जी, मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या जिस तरह का प्रतिरोध करना चाहिए इस दौर में लेखक संघ को, क्या वो कर रहे हैं? क्या वो भूमिका अदा कर पा रहे हैं? देखिए, जितनी सशक्त, मैंने तो बहुत पहले ही आपसे कहा था कि आपने शुरू में मैंने कहा था कि जो सशक्त भूमिका एक जमाने में रही है जन संगठनों की, चाहे वो इप्टा हो और चाहे वो प्रलेस हो, इजलिस हो, आज उसमें कभी, और उसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि जो लेखक आता है, साहित्यकार आता है, समाज से ही आता है। तो जितने भी जो उपभोक्तावादी जैसी शक्तियां हैं, तो जाहिर है कि वो उसमें 50 जो 60 यहाँ तक कि 70, बल्कि मैं ये कहूंगा आपातकाल के दौर का, ये 80 में जो दौर था, इस बार अभी 21वीं सदी के दूसरे दशक में वैसा तेज नहीं दिखाई देता। लेकिन बातें होती हैं, जैसा कि अभी जयपुर में जलेस का अखिल भारतीय उद्घाटन हुआ, उसमें साईनाथ ने किया। उससे पहले दिल्ली में मैंने खुद ने किया, उसमें भी साईनाथ आए। और वहां हम लोगों ने, देखिए, बुलडोजर की राजनीति क्या है, ये मुद्दा उठाया जो दिन भर चर्चा हुई। हमने ये मुद्दा उठाया, युद्ध नहीं तो नो वॉर। अब जाहिर है कि अब जब इन पर आप चर्चा करेंगे तो आप राजनीति से या विचारधारा से जुड़ जाएंगे, तो बराबर जी, ये होता अनीता है। जी, आप देखिए सड़कों पर, जी, आप ये जी, पहले सड़कों पर उतरा करते थे ब्रिक्स के जी, जमाने में, उसके बाद वो सड़कों पर जितना होना चाहिए अभी जी, खासतौर से हिंदी क्षेत्रों में और जगह जी, हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, केरल में हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, लेकिन जी, सभी राष्ट्रों में थोड़ा उसका कमी दिखाई मुझे दे जी, रही है। जी। अनीता जी, मुझे लग रहा है कि हम संगठनों के बचाव में लगे हुए, चाहे जोशी जी हों, चाहे आप हो, दलित संगठनों के बचाव में है। हम लोग थोड़ा सेल्फ क्रिटिकल होना चाहिए। हमें अपने दायरे से बाहर निकल कर भी हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ती है जब समय ऐसा आता है। और इस समय जो लेखक समाज से उम्मीद कर रहा है, लेखक से समाज उम्मीद कर रहा है, क्या उसमें कमी है? आपने कहा कि दलितों के बारे में जो उसकी भूमिका है वो अच्छे से निभा रहा है, लेकिन एक बृहत्तर समाज में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से सवर्णों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, वो केवल साहित्य के क्षेत्र में नहीं, राजनीति, समाज के क्षेत्र में भी, वहां लेखक की कोई भूमिका, लेखक संगठनों की भूमिका, संगठनों की बात हम कर रहे हैं, वहां क्या हम लोग कुछ कर पा रहे हैं? चाहे वो दलित संगठन हो, चाहे जनवादी, जो भी, जिस भी तरह के संगठन। देखिए, आपने बात जो की थी लेखक संघों पर की थी, तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि जब दलित लेखक संघ का संविधान बना तो उसमें कहा गया, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से, दलितों की किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखेंगे। और कोई भी जो अध्यक्ष बने, आप देख लीजिए, वो किसी भी ग्रुप से संबंधित नहीं थे। तो मैं खुद भी अभी अध्यक्ष रही हूँ, मैं किसी भी ग्रुप से नहीं जुड़ी हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से। मैं मेरी विचारधारा सिर्फ अम्बेडकरवाद है
और वो किसी भी पार्टी से बंधी हुई नहीं है। तो मोस्टली दलित लेखक संघ में ये एक फ़र्क है कि वो किसी पार्टी से बंधे हुए लोग नहीं होते दलित लेखक संघ में, और कोई भी दलित राइटर इसका अध्यक्ष बन सकता है, बशर्ते वो अपने दलित इश्यूज़ पे लिख रहा हो, पढ़ रहा हो। और आप देखेंगे कि जब जिस तरह की धारणाएँ आती हैं, चाहे वो स्त्रियों के विरोध में आए, चाहे वो निजीकरण में जो रिज़र्वेशन का जो मुद्दा उठा विरोध में, तो मुझे लगता है कि जो दलित लेखक संघ को अगर हम जनवादी और उनसे अलग करके देखने की ज़रूरत है। तो वो उस जी। तरीके से उसका पैटर्न नहीं है। जैसे जनवादी लेखक संघ और जलेस प्रलेस का पैटर्न है, वैसा नहीं है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो इसलिए बना क्योंकि इन लेखक संघों में उसकी जगह नहीं थी। ना उसके इश्यूज थे, ना उसके मुद्दे थे, कुछ भी नहीं थे। तो वो उसकी पृष्ठभूमि में रहे और वो उस पार्टी से भी रिलेटेड नहीं था। जो व्यक्ति अगर दलित राइटर जुड़ा भी होगा, वो टूट के आ गया अम्बेडकरवाद में वापस, क्योंकि उसको वो वहाँ पे भी जगह नहीं मिली। जैसे डॉक्टर तेज सिंह को जगह नहीं मिली, वो निकल करके वहाँ से आ गए, उन्होंने अपेक्षा पत्रिका। तो ये एक बात है। और दूसरा ये कि जब मैं पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई ऐसा लेना देना नहीं है। इवन लोग जी। राइटर लोग ही जो अपने पॉलिटिकल नेताओं आप का अनीता जी ये क्रिटिसिज्म। कहना चाहती हैं कि अगर जनवादी लेखक संघ या प्रगतिशील लेखक संघ में उतनी गतिविधियां नहीं दिख रही, तो इसकी वजह यह है कि वो राजनीति से जुड़े हुए थे, किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? क्या आप ये हाँ, कहना चाह रही हैं? जब अगर हम किसी दल से जुड़े होते तो उसका विरोध भी नहीं कर पाते हम। दरअसल बात ये है कि हमारी जो जब हम विचारधारा से जुड़े होते हैं एक अलग बात है, लेकिन जब दल से जुड़े होते हैं तो उनकी जो खराब चीजें होती हैं, जो उनकी नीति जो विरोधी होती है, जनता विरोधी, उनका भी हम अभी हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जो कविता कृष्णन है या जो वो है, वो निकल करके पार्टी से गए हैं वो। और वो बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, मतलब कविता कृष्णन बहुत ही, मैं उनको बहुत आदर करती हूँ, बहुत ही उस तरीके से उठाने वाली महिला। उनको निकलना पड़ा क्योंकि वो अपनी पार्टी के विरुद्ध जाके आवाज नहीं उठा सकती वो। लेकिन मुझे लगता है दलित लेखक संघ में कुछ इस तरह का है ही नहीं कि जिसको बोलना है वो व्यक्तिगत स्तर पे भी आपस में बोल सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आरोपण कर सकते हैं, और वैचारिक तौर पे भी कह सकते हैं कि आप खराब हैं, आपने क्या, अपने नेताओं का क्रिटिसिज्म खुल के करते हैं लोग यहाँ पर। तो एक थोड़ा सा जी। ओपननेस है दलित लेखक जी। राइटर्स जोशी जी, संघ क्या में। ऐसा भी था कि पहले चूंकि केंद्र में थी राजनीति वामपंथी दलों की, उससे जुड़ना बहुत सारे लोगों को फायदेमंद भी लगता था, बहुत सारे फायदे मिलते भी थे। अब चूंकि वो फायदे नहीं है, तो वो सक्रियता भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग प्रतिबद्ध हैं, वो अभी जुटे हुए हैं, वो अपने स्तर पर जितनी कोशिशें हैं करते बन रही होंगी वो कर रहे हैं, लेकिन वो जो लोग फायदे के लिए आए थे, अब उन्हें निराशा हाथ लग गई तो वो निष्क्रिय हो गए। हाँ, इससे मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि ये अवसरवाद, चाहे वो लेखक किसी भी संगठन का हो, ये तो रहा है। क्योंकि एक ज़माना था 50s का, 60s का, जहाँ पे वामपंथी विचारधारा केंद्र में थी, और ज़ाहिर है कि उससे बहुतों को लाभ हुआ। कई लोग उसमें प्रोफ़ेसर बने, अध्यापक बने, कई जगह बने, अच्छे-अच्छे पद मिले, कोई इकोनॉमिस्ट बना, कोई क्या-क्या बना। और ज़ाहिर है कि अब वो पिछले बच्चे रूस जाने लगे पढ़ने के लिए। हाँ, बच्चे रूस जाने लगे और जगह भी जाने लगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जेएनयू का तो आप जानते ही, इसमें मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। और पिछले 10 साल से, क्योंकि अब ये विचारधारा अभी हाशिए पर है, मैं ये नहीं कहता कि खत्म हो गई, हाशिए पर है, तो जाहिर है कि आपके जो लाभ हैं वो भी हाशिए पर चले गए हैं। अब आप कल को आप चाहें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जेएनयू के अंदर आपको आसानी से कुछ मिल जाए, या बंगाल में मिल जाए, प्रोफेसर बन जाए, वो अब संभव नहीं है। तो जाहिर है कि मनुष्य की नेचर होती है, बहुत कम, जैसा कि आपने खुद ने माना, कमिटेड लोग हैं, और आज भी जमे हुए हैं, 30-30, 40-40 साल से जमे हुए हैं, चाहे वो प्रलेस हो या जलेस हो या जन संस्कृति मंच हो, अभी हैं। लेकिन जो शुरू में जो मैक्रो लेवल पर जो एक जमाना था बड़ा, उसमें बिल्कुल काफी कमी आई है, और काफी कमी में आई। और दूसरी बात, मैं अनीता जी से बात उन्होंने बिल्कुल सही उठाई है कि ये जो 3 वामपंथी संगठन है जिससे मैं जुड़ा, खासतौर से 2 से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ, कि उसमें वाकई वो हाशिए के समाज की जो चर्चा होनी चाहिए, और खासतौर से दलित समाज की जो होनी चाहिए, वो नहीं होती। दूसरे मुद्दे बड़े हावी रहते हैं,
इससे नतीजा ये हुआ कि हमारे जो वामपंथी संगठन है वो समाज के हाशिए के लोगों से नहीं जुड़ पाए, उनको अपने साथ नहीं ला पाए। चाहे यहाँ तक कि आदिवासी, हालांकि आप आदिवासी के लोग आगे उनके भी संगठन बन गए, ये भी मैं आपको बता दूं, उनके संगठन बन बिल्कुल। गए, लेकिन उनको हम लोग उतने तक जितना लाना चाहिए, शिखर पदों पर उनको पहुंचाना चाहिए, चाहे वो दलित हो या आदिवासी हो, पिछड़े हों, उनका आना चाहिए, वो नहीं। वहाँ भी वही ब्राह्मणवादी जो आपने शुरू में कहा, मैं तो अब इसको एक नया शब्द मैंने पिछले कुछ समय से प्रयोग में लाना शुरू कर दिया कि हम नव सवर्णवाद के शिकार हो गए। और क्योंकि जो क्रीमी लेयर जो आया है वो धीरे धीरे इस ब्राह्मणिकल सिस्टम में कॉप्ट हो गया है, यहाँ तक कि दलित का भी जो ऊपर का वर्ग है वो कॉप्ट हो जा रहा है। तो मैं इसको नव सवर्णवाद कह रहा हूँ, अब कहना मैंने शुरू कर जी। दिया है, क्योंकि इसका दायरा फैल गया है। तो ऐसी जी। हालत में मैं दूसरी बात यहाँ ये भी कहूंगा कि संगठनों का काम ये भी है जो नहीं हो रहा है, कि संगठनों का काम ये है कि आप समय समय पर गोष्ठियां बुला करके समाज की जो वर्तमान चुनौतियां हैं, देश की जो वर्तमान चुनौतियां हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, उनको बारे में बाकायदा उन हमारे लेखकों में ये चेतना पैदा करे। वो काम एक जमाने में होता था, जब फैज जी। थे और या साहिर थे या सज्जाद जहीर थे या प्रेमचंद थे, वो जमाना ही कर। आज वो कॉन्शियस, उस ढंग की जो विवेचनात्मक चोदना, जैसे कि आपने शुरू में एक शब्द का यूज किया, बड़ा अच्छा था, आत्म आलोचना, सेल्फ क्रिटिसिज्म और इंट्रोस्पेक्शन, वो दौर खत्म हो गया, क्योंकि राजनीति में वो दौर खत्म हो गया। जब चूंकि मेन पॉलिटिकल पार्टी जो लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें वो दौर खत्म हो गया, तो जाहिर उसका असर आपके जो प्रमुख संगठन है उनके नेताओं पर भी पड़ा। अब सेल्फ क्रिटिसिज्म कोई नहीं करना चाहता, एक दूसरे ढंग का एक पुरोहितवाद वो कहीं न कहीं आया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब तो मैं समझता हूँ संगठनों को खड़ा, जो लोकतंत्र में, संविधान में, समाज ये समतावाद में, इसमें जो विश्वास करता है उसको अब आगे आना ही पड़ेगा और उसको सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा, मैं ऐसा मानकर चलता जी। हूँ। अनीता जी, क्या आपने अभी कहा कि दलित संगठन राजनीतिक दलों से दूर है, क्या राजनीति को अछूत की तरह संगठनों को मानना ठीक है? क्योंकि राजनीति ही वो शक्ति है जो परिवर्तन लाती है। कहीं ना कहीं लेखक का काम वैचारिक और सृजनात्मक होता है, लेकिन उसमें भी राजनीति होती है। वो राजनीति से तटस्थ, उदासीन, निरपेक्ष नहीं रह सकता है। तो राजनीति से थोड़ा सुरक्षित दूरी बरतना जरूरी है, अन्यथा जो वामपंथी संगठनों का हो रहा है वो दूसरे संगठनों का भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ किसी तरह का संबंध न रखना भी एक खतरनाक प्रवृत्ति है। देखिए, मैं जो कह रही हूँ वो ये कह रही हूँ कि जो राजनीतिक नेता होते हैं, नेताओं मतलब एक होता है पॉलिटिक्स, जो कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो समानता की पॉलिटिक्स है, हम चाहते हैं कि एक समाज समान हो, वो पॉलिटिक्स है। और पूरा अगर देखेंगे तो सब उसी पे बेस है कि इंसान को इंसान का दर्जा मिले और वो बिना किसी भेदभाव के मिले, वो पॉलिटिक्स है। मैं उसको पॉलिटिक्स मानती हूँ और यही अम्बेडकर की विचारधारा है, तो इसको हम वामपंथी मानते हैं। संगठनों की लेकिन भी यही पॉलिटिक्स थी, वामपंथी नहीं, संगठन। लेकिन आप जी। देखिए कि कभी भी दलित लेखक संघ के मंच पे मतलब मुझे तो लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में देखा कि हमने किसी बाम सेफ या जो भी किसी भी तरह के लीडर को अपने मंच पे ना बुलाया, ना बैठाया, ना उनके साथ हमने एसोसिएशन किया। क्योंकि देखिए, वो जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि जो अम्बेडकरवाद के जो मूल तत्व है उस पर लेखक संघ चलता है और वही पॉलिटिक्स है। लेकिन पॉलिटिक्स होने के लिए जरूरी नहीं है कि उनके नेताओं के साथ, उनके मेंबर के साथ हम लोग जो है वो, क्योंकि उनकी उनकी राजनीति बदलती रहती है, लेकिन एक थिंकिंग जो राजनीति है वो नहीं बदलती है, उसके मूल तत्व नहीं बदलते हैं। वो जाके किसी दूसरी पार्टी के साथ, जो मनुवादी पार्टी के साथ बैठ सकते हैं, लेखक संघ नहीं बैठ सकता। जी। लेखक संघ के अपने मूल्य हैं। मैं उस वाली राजनीति की बात कर रही हूँ कि जी। आज तो नेता लोग समझौता करते हैं, लेकिन उनके जो जो विचारधारा वो बदलती है, वो विचारधाराएं भी बदलती हैं,
लेकिन एक लेखक संघ को अपनी विचारधारा पर जो उसका उद्देश्य उस पे रहना चाहिए। अगर रहना चाहते हैं तो हम जो है उस तरह की चीज़ों से हमें ज़रूर बचना चाहिए, नहीं तो फिर साहित्य में भी वही सब घाल-मेल होगा, नहीं पता किस दिशा में जाना है, कैसे लिखना है, लोगों के साथ कैसे एसोसिएशन है, फिर हम जो अवमूल्यन हो रहा है उसके हम साथ खड़े हो जाएँगे, अगर हम नहीं ये जी, डिफरेंशिएट करते तो। जी। जोशी जी, एक छोटा-सा सवाल है कि जी। ये तक कहा जाता है कि जो जनवादी लेखक संघ हो, प्रगतिशील लेखक संघ हो, उसका अध्यक्ष कौन बनेगा ये पोलित ब्यूरो तय करता था या करता है। अभी क्या स्थिति मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं है। लेकिन वो स्थिति लेखक संगठनों की अपनी स्वायत्तता होनी चाहिए, वो अपने पैरों पर खड़े हों, अपने फैसले खुद लें, ये भी उन्होंने छोड़ दिया था। वो स्थिति की वजह से भी इन संगठनों की दुर्गति हुई है क्या? देखिए, मैंने बहुत शुरू में ही कहा था कि जो शिखर के नेता हैं, मतलब इन संगठनों में, वो पार्टी से जुड़े हैं हुए हैं, ये मैं जानता हूँ। अच्छा, ये कहीं-कहीं जुड़े रहते हैं और एक बार ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीति के 2 पक्ष होते हैं, एक एप्लाइड पक्ष और दूसरा थ्योरेटिकल पक्ष। तो जो राजनीतिक दल जो तय करता है वो जब वो लादने की कोशिश करता है जन संगठनों पर यानी लेखक संगठन पर तो और उसके सामने अगर आप झुक जाए, जैसा कि अभी बात कहा गया कि राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कई समस्याएं होती हैं, उन्हें बदलना पड़ता है पैंतरा और कभी कुछ करना पड़ता है, और अगर आप उससे जुड़े हुए हैं पूरे ऊपर तो जाहिर है कि आपको भी बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सामने बेसिक मुद्दे साफ होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। ऊपर के लोग, ये बात सच है, परोक्ष रूप से कहीं-कहीं ऊपर से इशारा होता है, संकेत मिलता है कि भाई ये अध्यक्ष बनना है, ये महासचिव बनना है, ये वास्तविकता है। इसमें कोई ज़्यादा छुपाने की बात नहीं है और जो छुपाता है वो गलत है। तो मैं ये मान के लेकिन इसके साथ-साथ जब निर्णायक घड़ी आए, तो वहाँ पर जो संगठन का अध्यक्ष है और महासचिव है, जो भी पदाधिकारी है, उसे जनता के हितों को लेकर के, समाज के व्यापक हितों को लेकर के निर्णय लेना चाहिए, फैसला लेना चाहिए। वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल जब पॉलिटिकल लीडरशिप, लीडरशिप तय करेगी कि कौन हो। हाँ, ये नहीं करना, क्योंकि मैं तो पार्टी का होल टाइमर भी रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये दोनों तो वो फंक्शन झुकेगा भी, क्योंकि हैं। कि क्या उन्हें अपनी स्वायत्तता को, लेखक संगठनों को अपनी स्वायत्तता बहाल करने के लिए पहले संघर्ष करना पड़ेगा। ये ठीक है, समझता हूँ। राजनीतिक दलों से मेल-जोल ठीक है, आपके बिल्कुल, संबंध ठीक है, एक-दूसरे का सहयोग लेना-देना ठीक है, लेकिन नहीं, आप अगर स्वायत्त नहीं हैं, अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, तो फिर आप फलेंगे-फूलेंगे भी नहीं। आपकी बात भी बिल्कुल। नहीं सुनी जाएगी और आपका हस्तक्षेप भी उस तरह से नहीं हो पाएगा। देखिए, इसमें कोई चीज़ उसको स्वायत्त रहना चाहिए, और नहीं रहते हैं तो इससे समस्याएँ पैदा होती हैं। रशिया के अंदर बाद में ये हुआ है, चाइना में भी हुआ है कि अगर आप बिल्कुल स्वायत्त नहीं हैं, एक ठीक है, एक ब्रॉड मार्गदर्शन मिलता रहे लाइन में, वो एक अलग बात है। लेकिन कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन महासचिव बनेगा, ये पॉलिट ब्यूरो तय करे, ये ऊपर की पॉलिटिकल लीडरशिप तय करे। इससे लेखकों को फिर वो आज़ादी नहीं मिल सकती। तो इसलिए मैं समझता हूँ जन संगठन ठीक है, व्यापक निर्देश, कहीं-कहीं मार्गदर्शन मिलता रहे, वो ठीक है अपनी जी, जगह। लेकिन जी, आप बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी की लाइन पर चलें, इससे मैं कतई सहमत नहीं। जी, क्योंकि साहित्यकार बिल्कुल। का, लेखक का अपना एक स्थान होता है, उसका अपना एक स्फीयर होता है, लोकवृत्त होता है, रचना का वृत्त होता है, उसको इंडिपेंडेंटली सोचना पड़ता है। आप आज़ादी नहीं देंगे, तो वो नहीं सोच सकेगा। बड़े अच्छे मैं अभी जी, आइंस्टीन हैं जी, बोलें? जी, हाँ, बस समय कम है, मैं एक छोटी-सा टिप्पणी अनीता जी की भी लेना चाहता हूँ जी। कि जो जड़ता दिखाई दे रही है ज़्यादातर संगठनों में, उसको तोड़ने का क्या रास्ता आप देखती हैं? उसका तोड़ने का रास्ता तो यही है कि हम सब लोग मिल के बैठे और जो लेखक संघ की भूमिका होती है कि समाज में जो खराब चल रहा है, गलत चल रहा है, जैसे सांप्रदायिकता ये जो भी है, उसमें हम अपनी राय बनाएँ। लेकिन क्या है कि हम सबके अपने-अपने मोटिव हैं और बहुत बार तो हम एक-दूसरे के ग्रुप को ही तोड़ कर के अपने में ले आते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा खराब बात है
और जो कि मैं देखती हूँ कि अपने ग्रुप को रिच करने में लोगों से, विचारधारा से नहीं, कामों से नहीं, लोगों से रिच करने के लिए लोग ग्रुप लेखक संघों में भी सेंध लगाते हैं, अच्छे लोगों को दल बदल तोड़ने हो की रहा है। कोशिश करते हैं। हाँ, और जी राइटर्स को अपने दल में मिलाने, अभी दलित लेखक संघ में जैसे कि मैं नाम लूंगी, जलेस के जो बजरंग बिहारी तिवारी, उन्होंने दलित लेखक संघ में ही सोचा कि कुछ लोगों को तोड़ करके जलेस में लिया, या दलित लेखक संघ को ही जलेस बना ले, तो वो उनका षड्यंत्र चल रहा था, लेकिन वो थोड़ा उनका फेल हुआ। तो ये बहुत, और ये हम सुनते हैं कि ये लोग ऐसे ही काम करते हैं, और जब प्रत्यक्ष देखते तो लगता है, थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है कि वाकई ऐसे करते हैं क्या काम। तो जी मुझे लगता है कि हम लोगों को इस तरह का ना करके हम लोग को मैं आपस में बैठना चाहिए, इसमें मुद्दों एक पे बात बात कहना करनी चाहूंगा चाहिए। अंत में। जी जी मेरा जी मतलब कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इस लेखकों में दल बदल नहीं होना चाहिए। नंबर वन, एक आयोजन समिति बनी है और उसमें एक बड़ा व्यापक एक वो मंच है, जिसमें दलित मंच भी है, आपके दूसरा भी है, दलित प्रलित, और मिल करके ये लोग, उसमें कुछ गांधीवादी भी हैं, गांधी शांति प्रतिष्ठान के, और आयोजन समिति उसका नाम है। तो उसमें ये एक संयुक्त बनाया है कि भाई सब मिलजुल करके काम करें। लेकिन अगर ऐसी हरकत, जो कि नाम लेकर के उन्होंने बताया, वैसी हरकत नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया कि दलित लेखक संघ के अलग मुद्दे हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं। अगर हम लोगों ने ये शुरू में उठाई होती तो आज ऐसा नहीं होता। और ये बहस तब से चली आ रही है, अम्बेडकर बाबा साहब के जमाने से चली आ रही है कि वामपंथी और दोनों मिलने की कोशिश की, लेकिन वाकई कम्युनिस्टों को ये उठाना चाहिए था। मैंने जब होल टाइम जब था पार्टी में, जी मैंने ये समस्या उठाई, तो मुझसे कहा गया कि ये संशोधनवादी समय है, क्रांति आएगी, सब ठीक हो जाएगा। ये सब बेकार की बात। तो दलितों जी की, हाशिए के दूसरे जो वंचित वर्ग है, उनकी विशिष्ट समस्या है, आदिवासियों की विशिष्ट समस्या है। इसके लिए वहाँ पर जगह जितनी होनी चाहिए नहीं है। और ये इसलिए फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ, इस दौर में ज्यादा से ज्यादा संगठन मिलकर के काम करें, तोड़फोड़ ना करें, तभी हम ऐसी अधिनायकवादी शक्तियों का, सवर्णवादी शक्तियों का हम मुकाबला कर सकते हैं, एक समतावादी समाज भारत की रचना कर सकते हैं, उसमें योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक ढंग से मैं समाप्त कर सहमत हूँ। दिया जोशी जी, कि सबको एक साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा और अपने मतभेदों को बुलाना पड़ेगा, एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिशें छोड़नी पड़ेंगी, एक दूसरे को कैसे मजबूत किया जा सकता है इस बारे में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज की चर्चा के लिए। नमस्कार। सुपर्णा मंडल जानी मानी चित्रकार, प्रिंट मेकर और विजुअल आर्टिस्ट है। उनके चित्रों में महानगर की चहल पहल, चकाचौंध और दूसरे तत्व बिंबों के साथ प्रकट होकर एक आश्चर्य लोक सा निर्मित करते हैं। बहुत ही सधी हुई व्यवस्थित रेखाएं और चटक रंगों का संयोजन उनके चित्रों में प्रफुल्लता बिखेरता नजर आता है। आज सुपर्णा मंडल बता रही हैं अपने चित्रों के बारे में, अपनी चित्रकला के बारे में। ताना माना दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मैं अभी मेरे स्टूडियो में हूँ। मेरा कुछ काम आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ, काम के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं जब एक खाली कागज़ व कैनवास में काम शुरू करती हूँ, तब उसमें कोई आकार नहीं रहते हैं, तब उसके अंदर मेरा भावना को मैं ट्रांसफ़र करती हूँ। जब एक परिपूर्ण रूप लेके आते हैं, तब मेरे कैनवास मेरे सामने बिना चित्रों अनुभव होता है। शून्यता ही मैं हूँ, शून्यता ही कैनवास का रूप है, शून्यता ही कला का एक मूल है। मैं उसके ऊपर आकार निराकार लेके आती हूँ। हम ही प्रकृति है, प्रकृति हमसे जुड़े हुए हैं। प्रकृति का रूप, रंग, भाव एक संगीत पैदा करते हैं। शहर का जीवन का वातावरण, जनता का बातें सुनाई देते हैं। उसका आवेग, अत्याधुनिक उन्नति, शब्द, रसनी, सब कुछ दिन दिन जो परिवर्तन होता रहता है, उसी को मैं कैनवास में रूप देती हूँ। प्रकृति का सारे भाव जैसा कि मेरा भाव है, प्रकृति का रूप जैसे कि मेरा रूप है, प्रकृति का रस नृत्य जैसा मेरा ही है, प्रकृति का दुख कष्ट कि मेरा ही है। ये सब कुछ मिला के एक रूप लहराते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण ये है प्रकृति में एक उजाला और अंधेरा का मिलन होता है, जो मेरा पेंटिंग में 360 डिग्री से अनुभव होता है। मेरे कामों में जो टेक्निकल कुछ विषय है वो बोलना चाहती हूँ। मैं फ्लैट रंग व्यवहार करती हूँ, लेकिन फ्लैट रंग में एक टोनल वेरिएशन होती है जो एक इमोशन लेके आते हैं। बहुत सारे इमोशंस होके एक हार्मोनी रिदम्स होता है। फिर मेरा जो विषय है उसके एक रूप देने का कोशिश करती हूँ। मेरा कैनवास सदा जागृत रहता है, वो कभी सोता नहीं रहता है। मैं एक आईना हूँ जहाँ प्रकृति को देख पाती हूँ। शिल्प मेरे पास आईना जैसा है, जो मैं देखती हूँ वही मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ। जो विषय मेरे आसपास पूरा समय मिलता जुलता है वो मुझे सोचने के लिए मजबूर करती है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग इतिहास है अर्बन जीवन में। अर्बन डिज़ाइन में बहुत डिसिप्लिन मेंटेन होता है। आर्किटेक्चर में ऊंचू नीचू बहुत सारे लेयर्स, मोशन, सब कुछ मिला के एक जीवन है। कोई दर्शक जब मेरा पेंटिंग देखते हैं कि उनको लगता है कि मैं पेंटिंग के अंदर हूँ, क्योंकि हम लोग सब शहर के अंदर ही हैं, शहर में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं वो कोशिश करती हूँ जो दर्शक देख रहे हैं कि उनको ऐसा अनुभव हो कि मैं आर्टिस्ट का काम के अंदर आ गई। मेरे पेंटिंग के अंदर बहुत सारे लाइंस, मोशन, मूवमेंट रेगुलर हम लोग जो दिन में एहसास करते हैं कि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं उसमें सब कुछ आ जाता है कि रास्ते का अप एंड डाउन, ऊंचाई नीचाई, सब ये मेरे अंदर जब इफ़ेक्ट होता है तब मैं इसको कैनवास में उसमें ट्रांसफ़र करती हूँ। क्योंकि मेरे चार पास ऐसे ही है, मैं ऐसे में ही हूँ, तो मुझे लगता है जो मुझे रेगुलर फील होता है वही अगर मैं कुछ देने का कोशिश करती हूँ वो मेरे लिए बहुत रियल रहता है। मैं ऐसे एक एहसास लेके आती हूँ जो दर्शक लोग मेरा काम देखते हैं उसके अंदर वो एंट्री करते हैं, उनको लगता है मेरे कैनवास के अंदर ही है। नमस्कार। वरिष्ठ कवि एवं चिंतक अशोक वाजपेयी का कहना है कि मौजूदा निजाम जिस तरह की राजनीति कर रहा है उसमें राजनीति में नीति शब्द बचा ही नहीं है। उनका कहना है कि राजनीति का इतना अवमूल्यन उसने कर दिया है कि अब उसे राजनीति नहीं, राज बाजारी कहा जाना चाहिए। देखते हैं उनका स्तंभ दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में आज मैं जो नई राजनैतिक सामाजिक नैतिकता विकसित हो रही है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। एक तो इस समय जो निजाम है और वो जिस तरह की राजनीति कर रहा है उससे राजनीति में नीति शब्द का इस्तेमाल बहुत ही बेढब हो गया है। उसको नीति कहना बहुत ही कठिन है, अगर असंभव नहीं। तो मुझे ये सूझ रहा था शायद हमको एक नया शब्द गढ़ना चाहिए, राजबाजारी। राजबाजारी इस मानी में कि राज इस तरह वो कर रहा है खरीद फरोख्त तरह तरह की कि वो खुद ही एक बाजार बन रहा है। दूसरा, वो बाजारू शक्तियों का बहुत उत्साह और लगभग निडरता से प्रोत्साहन संवर्धन कर रहा है। इसलिए उसे राजनीति कहना शायद अब सही नहीं है, उसे राज बाजारी कहना ज्यादा सही है।
इस राज बाजारी ने जो एक नई संहिता विकसित की है, उसके कुछ प्रावधान मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला तो ये कि अपनी धार्मिक राजनीतिक आस्था के लिए, अपनी मान्यताओं के लिए हिंसा का उपयोग किया जा सकता है, और अगर ये हिंसा किसी दूसरे धर्म के अनुयायी पर हो तो और भी अच्छा। दूसरा, कि निरपराध लोगों को गोरक्षा के नाम पर भारत माता की जय, जय श्री राम न बोलने पर मारा जा सकता है। तीसरा, हिंसा, हत्या, बलात्कार, घृणा के अब सार्वजनिक अभिव्यक्ति के लगभग उचित माध्यम माने जा रहे हैं। चौथा, असहमति सत्ता से, खासकर वैचारिक हो, सैद्धांतिक हो, राजनैतिक हो, पूरी तरह से द्रोह है, एक तरह का अपराध है जिससे राज्य अपने दल बल के साथ निपटता है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर शक करता, उस पर जासूसी करता है। लोकतंत्र वैसे तो हर नागरिक को राजनीतिक बनाता है, पर ये राजबाजारी हर नागरिक को हर दूसरे नागरिक पर जासूस बना रही। तीसरा या चौथा, पांचवा जो भी है, कि प्रतिपक्ष के नेताओं को जेल में भरना उचित है। ये लगभग लोकतांत्रिक कर्तव्य है और इसकी जिम्मेदारी सीबीआई, ईडी आदि चुस्ती से, तत्परता से निभाएं, इसका सुनिश्चय करना राज्य की जिम्मेदारी है। हत्यारों, बलात्कारियों का सार्वजनिक सम्मान करना एक उचित, मुनासिब कार्रवाई है। ये उनके योगदान का सार्वजनिक इजहार और स्वीकृति है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और ये कहा है कि जो मुख्य धारा की चैनल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो घृणा फैलाने की कार्रवाई कर रहे हैं और केंद्र इस मामले में चुप्पी साधे हुए। ये तो ठीक है कि वो घृणा फैला रहे हैं, घृणा उपजा भी रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आखिर ये घृणा असल में कौन पैदा कर रहा है, वो कौन लोग हैं, वो कौन सी शक्तियां हैं। वो सिर्फ बाजार की शक्तियां नहीं, वो धार्मिक, सांप्रदायिक और जातिगत शक्तियां हैं। तो बहरहाल राजनेताओं, धर्म नेताओं द्वारा घृणा उपजाऊ वक्तव्य बेखटके दिए जा सकते हैं, और अव्वल तो इन सारे हिंसक, बलात्कारियों, हत्यारों, घृणा उपजाऊ वक्तव्य देने वालों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई होगी नहीं। अगर खुदा न खास्ता हो भी गई तो उसमें तफ्तीश को इतना कमजोर कर दिया जाएगा कि कोई सबूत ही नहीं मिलेगा और किसी को कभी कोई सजा नहीं मिलेगी। ऐसा लगभग अलिखित, अघोषित आश्वासन है। और किसी भी निहत्थे गरीब को, निरपराध को, अगर वो दूसरे संप्रदाय, दूसरे धर्म का है, मार देना बहादुरी का नया उदाहरण है।
विधायकों की खरीद फरोख्त होती रहती है, और ये तो राजनीतिक संतुलन बनाने के लिए जरूरी है। इसमें कोई आचरण की भ्रष्टता नहीं होती, और कानून और संविधान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनको वैसे ही धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। किसानों के कर्जे माफ न करना और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों के कर्जे माफ करना, ये नया बाजार, नए अर्थशास्त्र का तर्क है। उसके लिए जरूरी है और ये किया जा रहा है। तो मित्रों, हमारे देखते देखते एक सर्वथा अनैतिक व्यवहार अब राजनैतिक रूप से लोकप्रिय व्यवहार बन गया है। कानून के हाथ लंबे जरूर होते हैं, मगर वो बहुत उलझे हुए भी होते हैं। इसीलिए तमाम गवाहों और सबूतों के होने के बावजूद अपराधियों को दंड मिल ही जाए, ये जरूरी नहीं है। जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी इसी कानून, अपराध और दंड की व्यवस्था पर आज कटाक्ष कर रहे हैं। देखते हैं उनका स्तंभ ना काहू से बैर। मेरी रचना का शीर्षक है कानून के लंबे और उलझे हुए हाथ। देखिए, रचना यूं है कि हत्या हुई है, मौका वारदात से हत्यारा भी पकड़ा गया है, चश्मदीद गवाह भी हैं, छुरा भी बरामद हुआ है। अब तो देखिए साहब, ये फंस गया। अब तो कानून इसे बहुत सख्त सजा देगा, है ना साहब? अरे जनाब, ये सब इतना सरल नहीं है। काम करने का अपना तरीका है कानून का। पहले वो तय करेगा हत्या हुई है कि नहीं, जिसकी हुई है उसकी ही हुई है या किसी और की हुई है। जिसने की है कोई बड़ा आदमी तो नहीं है। कानून हर पहलू से पड़ताल करेगा। 100 अपराधी छूट जाएं परंतु एक निरपराधी को सजा ना हो, कानून की इस अजीब आदत को हर अपराधी जानता है। पर साहब, इसको तो सजा मिलेगी। हत्यारा घटना स्थल से भाग रहा था, सब लोगों ने उसे पकड़ा। तब ये तो बहुत बड़ा प्रमाण है ना सर? क्यों, कैसे प्रमाण है भाई साहब? ये कोई प्रमाण हुआ? आप बताइए। जहां हत्या हुई उस जगह भागने की कोई कानूनी मनाही थी क्या? अरे हमारा मुवक्किल तो यूं ही भाग रहा था। मान लीजिए 50 कारण हो सकते उसके भागने के। उसे आखिरी बस पकड़नी थी, उसे प्रेमिका का बाप आता दिखा तो निकल भागा, उसका उधार वसूलने वाला कोई आ रहा था, उसको देख के निकल भागा, वो जॉगिंग को निकला था मान लीजिए। तो सड़क पर भागना कब से अपराध हो गया? और शहर में कहीं भी हत्या हो तो क्या आसपास के जितने लोग जॉगिंग कर रहे थे उनको पकड़ लोगे क्या? मेरे काबिल मित्र ने कहा कि बहुत घबराहट में तेज से भाग रहा था। तेज भाग रहा था, तुमने पहचाना कैसे? तो तुमने कहा कि वो लाल स्वेटर पहने हुए आदमी था। क्या पता क्या लाल स्वेटर खरीदने पे कोई मनाही है? मेरे जैसा मुवक्किल लाल स्वेटर पहने है, वैसा दूसरा हत्यारा भी अगर लाल स्वेटर पहन के भाग रहा और एक ही दुकान से मान लीजिए खरीदा, वैसा ही स्वेटर खरीदा, तो क्या ये अपराध हो गया? अरे सब कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये तो घबराया इसलिए था कि उसे पता चला कि हत्या हो गई तो घबरा गया बेचारा, कहीं मेरी हत्या ना हो जाए। तो आप घबराहट को ये नहीं कह सकते कि हत्या कर क्या है। कानून हैरान, क्या तर्क चल रहे हैं, कानून भ्रमित होता जा रहा है। चलिए, घटनास्थल से भागना कोई प्रमाण नहीं हम कहते हैं, पर इसके भागते हुए इसके हाथ में छुरा था बड़ा सा, उसका क्या? बाद में इसकी निशानदेही पर वो छुरा बरामद भी हुआ, उसका क्या? उस पर इसकी उंगलियों के निशान पाए गए, उसका क्या? अब तो मानोगे क्यों छुरा लेकर भागना कोई अपराध है? आप छुरे के बिना छुरे के साथ भी तो बेखट के भाग सकते हैं। भारतीय संविधान में इसकी इजाजत है कि पत्नी आदेश दे कि चाकू खरीदकर लाया जा सकता है और दाम्पत्य निर्देश दे
कि पत्नी ने तुरंत मंगाया है क्योंकि किचन में सब्जी काटी जानी है और चाकू नहीं मिल रहा है, तो चाकू लेकर दौड़कर भी आया जा सकता है। चाकू लेकर दौड़ना कोई अपराध कैसे हो गया? और छुरे की रसीद मुवक्किल ने पेश की है, वो उसी दिन की है। घर से चाकू गुम हो गया था, मुवक्किल नया चाकू लेकर भागता हुआ घर लौट रहा था। बताइए इसमें वो अपराधी कैसे हो गया? अब कानून पूरा कंफ्यूजन है। मुवक्किल के खिलाफ और भी प्रमाण है जनाब। मुवक्किल के चाकू पर खून पाया गया है, उंगलियों के निशान है, पर खून की डीएनए जांच तो नहीं हुई ना। कुत्ते और बिल्ली का निशान भी तो हो सकता है। नहीं साहब, डीएनए जांच हुई है, खून मृतक का ही है। अरे भाई साहब, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मेरा मुवक्किल तेजी से भाग रहा था, जो हत्या जिसकी हुई थी वो पड़ा हुआ था, उसका खून बह रहा था, फिसल के गिर पड़ा, ये इसका छुरा इसके हाथ में खून लग गया और बाद में आपने वो खून बरामद कर लिया। देखिए ये सारी बातें, देखिए गिरा था तो मेरे उसके घुटने में चोट और टखने में मोच भी आई थी, तो इसका हमने मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश किया है। चाकू होना, हाथ में खून का लगा होना, ये सब हत्या के प्रमाण थोड़ी होते हैं भाई साहब। अब कानून भ्रमित होकर अपने बाल नोच रहा है, क्या करूं, सजा दूं कि छोड़ूं इसको? देखिए इसे कठोर सजा देना आवश्यक है। गवाह ने, एक चश्मदीद गवाह ने इसे आंखों से अपने छुरा घोंपते देखा है, ये तो प्रत्यक्षदर्शी ने देखा है। तो ये बयान भरोसे लायक नहीं है साहब। गवाह की आंखें कमजोर हैं, चश्मा लगता है उसे, वो दारू भी पीता है। दारू की बोतल की रसीद भी हमने प्रस्तुत की है, जो उसी दिन की है, उसने उसी दिन पिया है। मेडिकल जर्नल के फलाने अंक में साफ दर्ज है कि क्रॉनिक अल्कोहल को कुछ भी मायावी दृश्य दिख सकते हैं। गवाह की उम्र भी ज्यादा है, वो एक मनोरोग विशेषज्ञ से उसका इलाज भी चल रहा है, जिसकी कॉपी हमने प्रस्तुत की है। इस मनोरोगी की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते सर। फिलहाल ये संभावना तो है ही कि जिसे छुरा घोंपते देखा गया वो मेरी मुवक्किल का हमशक्ल रहा हो, जैसा कि शर्मा विरुद्ध शर्मा वाले मशहूर केस में दर्ज है, वो हमने प्रस्तुत किया। तो हमने भी इस गवाह से पूछा था कि मेरे इसके जो गाल पर तिल है मुवक्किल के, ऐसा तिल था क्या? तो ठीक से जवाब नहीं दे पाया। तो कैसे आप कह रहे हैं कि इसी ने हत्या की है? आप कहते हैं आपने बिल्कुल पास से चाकू मारते देखा, क्या पता ये गले मिल रहा हो उसके और तभी किसी ने फेंक के चाकू मार दिया हो, सब हो सकता है। बताइए, कानून किन कर्तव्य विमूढ़ बैठा है, क्या करे? उसके हाथ हैं तो लंबे, उसने पकड़ भी लिया है, पर हाथ लंबे के अलावा उलझ रहे हैं आपस में। कानून के आंख पर पट्टी बंधी है, उसकी तराजू के बाट गुम हो गए हैं। अब वो या तो नई तारीख देगा या इस मुवक्किल को बरी कर देगा। अब इस विवेचना के बाद और रास्ता क्या है भाई? प्रेमचंद गांधी बहुत ही सरल भाषा में साधारण विषयों पर कविताएं रचते हैं। उनके अर्थ भी बहुत सीधे और सादे होते हैं। शायद यही उनकी कविताओं की विशेषता भी है। आइए प्रेमचंद गांधी से सुनते हैं उनकी कुछ ताजा कविताएं। नमस्कार। ताना बाना के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। आज मैं अपनी कुछ कविताएं यहाँ सुनाने जा रहा हूँ। मैं अपनी पहली कविता जो सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है हज्जाम। वह दुनिया का सबसे महान कलाकार है जो दुनिया से पहले इसमें रहने वालों को सुंदर बनाता है। वह दुनिया का सबसे महान कलाकार है जो दुनिया से पहले इसमें रहने वालों को सुंदर बनाता है। आपके मनचाहे डिजाइन में वह बाल और दाढ़ी संवारता है। सिर की मालिश से वह कर देता है दिमाग को तरोताजा। उसके पास असंख्य किस्से कहानियां हैं। उसे कभी नाराज होते नहीं देखा किसी ने। उसके व्यक्तिगत दुख या तनाव की छाया कभी नहीं दिखाई दी उसके काम पर। उसके पास कई किस्म के औजार हैं, उस्तरा, कैंची, कंघे, मशीनें, कुछ तो ऐसे भी जिनसे कोई ले सकता है हथियार का काम।
कुछ तो ऐसे भी जिनसे ले सकता है कोई हथियार का काम, इन्हीं हथियारों से वह हमारा रूप निखारता है। हथियारों से भरी इस दुनिया में कितनी जरूरत है एक अच्छे हज्जाम की। हथियारों से भरी इस दुनिया में कितनी जरूरत है एक अच्छे हज्जाम की। इस दुनिया को इस दुनिया को क्यों न कर दें हम किसी हज्जाम के हवाले। इस दुनिया को हम क्यों न कर दें किसी हज्जाम के हवाले। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बिहारी के प्रति। बिहारी हमारे पूर्वज कवि हुए हैं जिन्हें सभी लोग पसंद करते हैं। बिहारी सतसई के नाम से उनकी बहुत मशहूर किताब पुस्तक भी है उनकी। शीर्षक है बिहारी के प्रति। हे मेरे पूर्वज कवि, राजा को भंवरा कहना प्रशंसा मानता हूं मैं। स्त्री को कली कहना तो किसी भी युग में ठीक नहीं। दोहे में तुमने जिसे कहा कली, वह मेरे लिए कुर्सी है। भंवरे तो सुंदर होते हैं, खिलती कलियों से मधुमय पराग चुनकर वे बैठते हैं एक फूल से दूसरे फूल पर, बनाते हैं फल और बीज। वे तो प्रकृति के राजा हैं, नहीं बंधते किसी एक फूल से। लेकिन व्यंजना में ही सही, तुमने जिसे कहा भंवरा वह राजा तो था ही, और जिसे कहा कली से बंधना वह तो शासक की प्रवृत्ति है। सत्ता से चिपके रहना, हर हाल में सत्ता बचाए रखना। मैं पढ़ते हूँ तुम्हारे दोहे को अपने काल में और सोचता हूँ मैं पढ़ता हूँ तुम्हारे दोहे को अपने काल में और सोचता हूँ भंवरे की तरह मंडराते शासक के बारे में, जिसे सुनाई नहीं देता तुम्हारा कहा नहीं विकास यही काल। अब कौन जाकर कहे उससे कि हे सत्ता रूपी कली से चिपके भ्रमर महाशय, जब विकास नहीं यही काल तो आगे कौन हवाल। जब विकास नहीं यही काल तो आगे कौन हवाल। एक और कविता है जिसका शीर्षक है सड़क पर कांच। बचपन से देखता आया हूं इन सड़कों और रास्तों को। ज्यादा पुरानी तो बात नहीं, लेकिन उन दिनों नहीं होते थे यहाँ कांच के इतने टुकड़े। माँ बाबूजी बुजुर्ग सब कहते थे टूटा हुआ कांच अलग कर लो, कहीं किसी का पांव न पड़ जाए। तब हम ही क्या, बहुतेरे लोग चलते थे नंगे पांव। कितनी ही बार जख्मी हुए हैं हमारे पांव। गालियां और बद्दुआएं निकलती थी सड़क पर कांच फेंकने वालों के लिए। इन दिनों कोई सड़क या राह नहीं ऐसी जिस पर नहीं मिले कांच के टुकड़े, जो अब भी लहूलुहान करते होंगे नंगे पांव चलने को मजबूर लोगों को। जब जख्मी तलुए लिए लोग नहीं देते गालियां और बद्दुआएं, खुद ही को देते हैं दोष देखकर नहीं चलने के लिए। ऐसे में उन्हें अगर मिल जाए कहीं खाली और साबुत बोतल तो उठाकर डाल लेते हैं झोले में बिकने योग्य कचरे के साथ। एक और कविता जिसका शीर्षक है कचरा ही कचरा। बहुत सारा है यहाँ कचरा, नदी किनारे विशाल गड्ढे में पसरा हुआ, पूरे वातावरण को गंधाता हुआ, नदी के सुंदर परिदृश्य को बदरंग करता हुआ। शहर से चले आते हैं ट्रक के ट्रक, गीला सूखा हर तरह का कचरा लादे हुए, बिना गीले सूखे का भेदभाव करती है। वे पाट देते हैं नदी किनारे की मनोरम धरती। लोग यहाँ से गुजरते हैं मुंह पर रुमाल या मास्क लगाए, नाक भौं सिकोड़ते हुए, अपनी ही फैलाई गंदगी से नफरत करते हुए। जहरीली होती जा रही है नदी और भूगर्भ का जल भी। यही पास में खुदे हैं ट्यूबवेल शहर को पानी पिलाने के लिए। क्या ऐसे ही उपजता है वो कचरा जो भर रहा है दिमागों में, देश दुनिया में गंदगी फैलाता हुआ अथाह घृणा और हिंसा से लबालब। एक और कविता है शीर्षक ट्रैफिक आइलैंड। हरे भरे दरख्तों और सुंदर फूलों से आच्छादित कितना मोहक लगता है ये द्वीप। कितने सुंदर हैं यहाँ के मूर्ति शिल्प,
और कितना विशाल है मोबाइल टावर, जिस पर सजे हैं भव्य विज्ञापन। यहीं से निकल कर आते हैं कुछ लोग, अपने हाथों में पेन, पेंसिल, अगरबत्ती, गुब्बारे और खिलौने लिए हुए, कुछ लाठी थामे भीख मांगते हुए। जितनी देर होती है रेड लाइट, वे लगे रहते हैं अपने काम में। कुछ वाहन चालक जरूरत बिना जरूरत खरीद लेते हैं कुछ ना कुछ दया भाव में, तो कुछ ईश्वर के प्रकोप से बचने के लिए थमा देते हैं भिखारियों को सिक्के। शाम होते ही जलने लगते हैं सड़क पर उठाऊ चूल्हे, तैरने लगती है हवा में रोटी सब्जी पकने की गंध। रात दिन चलते ट्रैफिक के बीच यह छोटा सा खूबसूरत द्वीप बना रहता है निराश्रितों का आश्रय। पता नहीं इन सड़कों से कहाँ दौड़ रही है बेघर को घर योजना। पता नहीं इन सड़कों से कहाँ दौड़ रही है बेघर को घर योजना। और एक और कविता है, साइकिल रिक्शा। अब उसके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। ई रिक्शाओं की बढ़ती भीड़ में उसका दिखना एक अचरज है, जैसे कुछ वर्ष पहले तक होता था तांगा। वह जो सुकून था साइकिल रिक्शा में सैर का, अपनी प्रेमिका पत्नी से सटकर बैठने का, अब लुप्त हो गया है। वो चालक से बातें करना, कहाँ के हो भैया कहकर बात शुरू करना, अनजानी बातों को जानना, किस्म किस्म के किस्से सुनना सुनाना, 2 पैसे ज्यादा देना कम लेना, बातों बातों में रिश्ते बना लेना। कितने वर्षों तक हमारे निकट रहा है साइकिल रिक्शा, उसको विस्मृत करना कुछ पीढ़ियों के लिए मुश्किल है। हमारी छोटी मोटी दूरियों का साथी जब भी दिखता है हमें याद आता है एक सुहाना सफर। जब भी दिखता है हमें याद आता है एक सुहाना सफर। धन्यवाद। आज ताना बाना में बस इतना ही। ताना बाना का आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanaBana@sapthindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।